बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निक यूज़ इन सेल बायोलॉजी टॉपिक हमने शुरू किया था और उसमें हमने दो टेक्निक्स पढ़े थे, एक माइक्रोस्कोपी, दूसरा स्टेनिंग। स्टेनिंग में हमने पढ़ा था कि किसी हमारे पास जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसको देखने के लिए हम उन स्ट्रक्चर्स को कलर देते हैं, जिस प्रोसेस का नाम था स्टेनिंग। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, या हम उसको दूसरा नाम लेते हैं सेल फ्रिक्शनेशन। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रिक्शनेशन क्या है जी? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मसलन टिश्यू हो गया या सेल हो गया, उसके हमने अलग अलग पार्ट करने हैं या उसके पार्ट्स को अलग करना है। मसलन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, वगैरह वगैरह को हमने अलग करना है ताकि हम इसकी एग्जामिन कर सकें। तो उसको अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब बेटा, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये हमारे साथ इन कंपोनेंट्स को अलग करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। उसके साइज़ और डेंसिटी की बुनियाद पर वो हमारे साथ इन चीज़ों को अलग करता है। अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें जिस मशीन को यूज़ करते हैं उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। इस मशीन को सेंट्रीफ्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, अब सेंट्रीफ्यूज क्या है जी? तो हमने कहा कि ये एक ऐसा मशीन है जो कि लिक्विड को बहुत तेज़ी से स्पन करता है, हाई स्पीड के साथ इसको स्पन करता है, जिसकी वजह से हमारे साथ इसमें जो स्पेसिमन होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किसकी बुनियाद पर? इसके साइज़ और डेंसिटी की बुनियाद पर हमारे साथ इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस मशीन को हमारे साथ इन्वेंट किया था ट्यूडर स्वेडबर्ग ने। ये साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले इस मशीन को ईजाद किया था। अब बेटा याद रहे, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है तो इसको हम सेल फ्रिक्शनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कंपोनेंट्स को बोलते हैं। तो सेल फ्रिक्शनेशन का मतलब ये हुआ कि हम सेल के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, सेल के पार्ट्स को अलग करते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। अच्छा जी, अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन है तो ये किस प्रिंसिपल की बुनियाद पर काम करता है? तो ये किस प्रिंसिपल के बुनियाद पर काम करता है? तो याद रहे बेटा, ये हमारे साथ काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, डेंसिटी एंड शेप। देखिए बेटा, अभी हमने बात की, हमने कहा कि हमारे पास मटेरियल को बहुत तेज़ी से स्पन करता है और उस स्पनिंग के दौरान हमारे साथ जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होता है। लेट कंसिडर, मैं ये मोबाइल का एक चार्जर लेता हूँ। अब देखिए बेटा, यहाँ हमारे पास जो चीज़ बांधा हुआ है ये हमारे साथ बहुत हल्का है। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये बहुत दूर नहीं जाएगा, लेकिन बेटा अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये बहुत दूर जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत दूर जाएगा। वजह क्या है जी? क्योंकि बेटा इसका जो वेट है वो ज़्यादा है। अब जब वेट ज़्यादा है तो ये जब मैं इसको घुमाता हूँ तो ये बहुत दूर जाता है, जबकि इसका वेट कम है इसलिए ये बहुत दूर नहीं जाता। इसी तरीके पर जब हम सेल के कंपोनेंट को टेस्ट ट्यूब वगैरह में डाल देते हैं, सेल को डाल देते हैं और हम इसको तेज़ी से घुमाते हैं, तो जो चीज़ सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे जाएगा, क्योंकि दूर जाएगा ना। जिस तरह आपने चार्जर में देखा कि वो हमारे पास बहुत दूर जाता है जो चीज़ भारी होता है, तो जो चीज़ भारी होता है वो बहुत दूर चला जाता है और जो हल्का होता है वो दूर नहीं जाता। तो ये इस प्रिंसिपल के बुनियाद पर काम करता है और इसमें जो फोर्स यूज़ होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है। अब बेटा ज़रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं। लेट कंसिडर बेटा, आपने पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक चीज़ को घुमाता हूँ, लेट कंसिडर मैं इसको घुमाता हूँ तो इस पर दो फोर्स लगते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको सेंटर की तरफ खींचता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर की तरफ खींचता है।
तो बेटा इस पर दो फोर्सेस लगते हैं। अब हमारे साथ जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है तो इसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है। मतलब ये है कि जो कंपोनेंट उसका साइज़ बड़ा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब मास ज़्यादा होगा, तो वो दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो इन जो हल्के मटेरियल होते हैं वो उनसे अलग हो जाता है। अब बेटा हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये हमारे पास इन मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम टिश्यू को लेते हैं, या जो सेल होता है या टिश्यू होता है हम उसको ले लेते हैं और इसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं, जिसका तकरीबन हमारे साथ -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अब बेटा क्या होता है, जब हम इसको इतने कम टेम्परेचर के नाइट्रोजन से मिला देते हैं तो ये वो चीज़ हमारे साथ सख्त हो जाती है। जब सख्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको मतलब जो ग्लास वगैरह होता है हम उसको पीस लेते हैं ताकि हमारे पास सिमिलर साइज़ के बन जाए। हम इसको ग्लास रोड से इस तरह पीस लेते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे साथ होमोजिनेट बन जाएं और ये तमाम जो स्ट्रक्चर है इस सेल में वो हमारे साथ सिमिलर साइज़ के बन जाए। अच्छा जी, अब ये जो होमोजिनेट बनेगा तो याद रहे इट इज़ डन इन अ लिक्विड विद प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तब होगा जब हमारे साथ ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आप समझते हैं, आपने ऑस्मोसिस को पढ़ा भी है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या है, जब हमारे पास फ्लूइड फ्लो करता है किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो इसको रोकता है, वो प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो इस मूवमेंट को रोक ले वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा जी, अब अगर हमारे साथ प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो इस दौरान हमारे साथ होमोजिनेट बनेगा। आप यहाँ डायग्राम में देखिए ये मेरे साथ टिश्यू सेल है, छोटे छोटे सेल हैं। मैंने क्या किया, इसके साथ नाइट्रोजन को मिला दिया और मैंने इससे होमोजिनेट बनाया। अब होमोजिनेट बनने के बाद क्या हुआ कि ये तमाम पार्टिकल सिमिलर साइज़ के हो गए और इस सॉल्यूशन में मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं इसको इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालूँगा और मैं इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करूँगा। अब जब मैं इसको इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस शुरू करता हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं इस मशीन को मुख्तलिफ स्पीड से घुमा सकता हूँ। अब इनमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस होमोजिनेट को स्पीड नंबर 1 से जब घुमाऊँ तो स्पीड नंबर 1 क्या है, 800 G स्टैंड फॉर ग्रेविटी। मतलब मैं जब इसको स्पीड 1 से घुमाऊँ जो मेरे साथ ग्रेविटी इन 800 ग्रेविटी पैदा करे, 800 टाइम्स जो ग्रेविटी है उससे ज़्यादा बढ़ाए 10 मिनट्स के लिए, तो मेरे साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें अलग हो जाएगी। लेट कंसीडर, आप देखें मैं अगर इसको 800 G से घुमाऊँ 10 मिनट के लिए तो देखिए जी मेरे साथ इसमें न्यूक्लियाई, सेलुलर डेब्रिस हो गया या इसी तरह टिश्यू हो गया, सेल्स हो गया, तो वो इसमें से अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो इसमें दो चीज़ें बनेगी, एक होता है पेलेट, दूसरा है सुपरनेटेंट। अब पेलेट क्या होता है बेटा, याद रहे वो मटेरियल जो इस ट्यूब के नीचे बॉटम में बैठ जाए इसको हम पेलेट बोलते हैं, और जो सुपरनेटेंट होता है वो मटेरियल जो हमारे साथ सोल्यूशन में ऊपर रहे। लेट कंसिडर, आप देखिए ये जो नीचे चीज़ें बैठ गई, आपको ब्लू ब्लू दिखाई देती है, ये जो नीचे चीज़ें बैठ गई ये हमारे साथ है पेलेट। कि क्या है जी, पेलेट। और यहाँ पर जो चीज़ें ऊपर सोल्यूशन में मौजूद हैं उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, हम इसको बोलते हैं। अब जो पेलेट है बेटा, तो पेलेट में मैंने आपको यहाँ लिखा है कि सेल्स होंगे, टिश्यू होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, सेलुलर डेब्रिस होंगे, सेल वॉल होगा वगैरह वगैरह, ये हमारे साथ पेलेट में रहेगा। मतलब ये हुआ कि ये हमारे साथ नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको हाई स्पीड से घुमाया है तो जो चीज़ बाहरी है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा पड़ेगा। अब क्या होता है, मैं इसको स्पीड 2 से घुमाता हूँ। क्या करूँगा मैं इससे जो पेलेट है वो अलग कर लूँगा और सुपरनेटेंट को मैं दूसरे ट्यूब में डालूँगा और इसको मैं और तेज़ी से घुमाऊँगा, तकरीबन 20,000 G से, यानी 20,000 ग्रेविटी के फोर्स से
15 मिनट्स के लिए मैं घुमाऊंगा। जब मैं इसको घुमाता हूँ तो इसमें हमारे साथ बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमारे साथ पेलेट में बैठ जाती है। याद रहे कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट ये तब होगा जब हमारे साथ प्लांट सेल होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि एनिमल सेल में ये चीज़ें नहीं होती, तो ये ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेलेट, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये स्पीड 2 में यानी 20,000 G के साथ जब मैं घुमाऊँ 15 मिनट के लिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मेरे साथ पेलेट में बन जाएंगे, यानी पेलेट में ये चीज़ें आ जाएंगे। अब यहाँ देखे बेटा, मैं इस सुपरनेटेंट को लेता हूँ और इसको मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालता हूँ और इसको अलग स्पीड के साथ यानी स्पीड 3 के साथ घुमाता हूँ। अब मैंने स्पीड तकरीबन 1 लेख G कर दिया। कितने मिनट के लिए? 60 मिनट्स के लिए। अब क्या होगा जी बेटा, अब मैंने पेलेट तो हटाया, उससे तो पेलेट मैंने हटाया, अब ऊपर जो चीज़ें रह गई वो इससे भी हल्की हैं, तो ज़ाहिर बात है इनको जब मैं अलग करूँगा तो मैंने स्पीड बढ़ाना है। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, कितना बढ़ाता हूँ? 1 लेख टाइम्स यानी 1 लेख ग्रेविटी तक बढ़ाता हूँ 60 मिनट के लिए। तो अब पेलेट में हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैठ जाएगा, माइक्रोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट है वो आ जाएंगे। इसी तरह इंटरनल मेम्ब्रेन जो कि अंदर जो कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो वगैरह हमारे साथ पेलेट में आ जाएंगे, यानी नीचे बैठ जाएंगे। अब क्या होता है कि मैं इस सुपरनेटेंट को लेता हूँ, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालता हूँ और मैं इसके स्पीड को और भी बढ़ाता हूँ, तकरीबन 1,50,000 G तक मैं इसके स्पीड को ले जाता हूँ 3 आवर्स के लिए। अब क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मसलन राइबोसोम हो गए या कुछ प्रोटीन पार्टिकल वगैरह हो गए, तो वो मेरे साथ नीचे बैठ जाता है। अब बेटा आप खुद यहाँ देख लें, खुद ही समझे। देखिए मैंने एक सेल और टिश्यू को लिया, उससे मैंने होमोजेनेट बनाया और मैंने डिफरेंट स्पीड पर इस सेल के डिफरेंट पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैंने स्पीड 1 पे जब इसको घुमाया तो मैंने इससे न्यूक्लियस को अलग कर दिया, जो सेलुलर डेब्रिस वगैरह है वो अलग हो गए, सेल वॉल अलग हो गया। तो बेटा मैंने सेल के इन कंपोनेंट को अलग कर दिया। स्पीड 2 पे बेटा मैंने प्लास्टिड को अलग कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को अलग कर दिया। अब स्पीड 3 पे बेटा मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, माइक्रोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट है उसको अलग कर दिया। इस तरह इंटरनल मेम्ब्रेन को अलग कर दिया। स्पीड 4 पे बेटा मैंने राइबोसोम को अलग कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो सेल हैं, अब इस सेल के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गेनेली अलग अलग टेस्ट ट्यूब में मौजूद हैं। तो बेटा इस वजह से हम इसको सेल फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो बेटा इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि हमने किसी सेल के फ्रेगमेंट को कैसे अलग करना है, अब उसके अलग करने का तरीका क्या है और किस तरह हम इसको अलग कर सकते हैं। तो बेटा आपने इन तमाम MCQs को, जो बातें मैंने बताई, इनको याद भी रखना है, क्योंकि अक्सर इसी से MCQs वगैरह आ जाते हैं। तो बेटा आज के लिए ये काफ़ी है। आज हमने सेंट्रीफ्यूगेशन को कंप्लीट डिटेल से पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा तो आप हमसे इसी कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या बाद में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूं, आप इसी पर व्हाट्सअप करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो बेटा अगर लेक्चर पसंद आए, आपको समझ आई हो, तो आप इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।